अन्ना एक बार फिर चर्चा में है। अन्ना ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया है। अन्ना ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल को मुद्दा बनाया है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े सभी बड़े नाम एक बार फिर उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। मेधा पाटकर, किरण बेदी सहित सभी नए पुराने शुभचिंतक रालेगण सिद्धि पहुंच रहे हैं। आखिर कुछ तो बात है अन्ना में। दिल्ली में आंदोलनों की झड़ी लगाई तो फायदा मिला अरविंद केजरीवाल को। अब अन्ना को लगने लगा है कि परिवर्तन लाया जा सकता है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी की अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित अन्ना ने जन लोकपाल बिल के जिन्न को फिर से जगाया है। इस बार सरकार और विपक्ष भी सहमे सहमे से हैं, और हो भी क्यों ना, दिल्ली का हश्र सबके सामने है। क्या आगामी चुनाव में अन्ना इफेक्ट काम करेगा? क्या अन्ना का आंदोलन महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में भी अपना असर दिखाएगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, मुद्दे की बात में। देखिए अन्ना इफेक्ट। नमस्कार, मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ेंगे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधूत वाघ साहब हैं हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अभिराम सिंह हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष जो ओबीसी सेल के हैं गणेश कामले, और आम आदमी पार्टी के समन्वयक प्रफुल्ल वोरा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी भी जुड़ेंगे। हम सभी से चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में मिली आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद अन्ना ने अचानक अनशन शुरू करने का फैसला कर लिया। रालेगण में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी अन्ना अपने अनशन में केजरीवाल के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं, क्योंकि बात अब अनशन से बढ़कर सियासत तक पहुंच गई है। अन्ना एक बार फिर अनशन पर। अचानक क्यों बैठे अन्ना अनशन पर? आपकी जीत के बाद अनशन। जीत ने आप और टीम अन्ना को दिया हौसला। अनशन और सियासत की जंग शुरू। भारत माता की जय जयकार के बीच एक बार फिर अन्ना अनशन पर बैठ गए। रालेगण में अन्ना के मंच पर अन्ना की पूरी टीम भी आसपास नजर आ रही है। इस अनशन के बाद रालेगण में सियासी हलचल भी दिखाई दे रही है, लेकिन मंच के इर्द गिर्द केजरीवाल और आपके दूसरे कार्यकर्ता नदारद हैं। केजरीवाल ने इस अनशन को पूरा समर्थन भी दे दिया और केजरीवाल अन्ना से मिलने की जीत तोड़ कोशिश में लगे हैं। बात मुलाकात की नहीं है। केजरीवाल चाहते हैं कि वो अन्ना के साथ मंच पर भी नजर आए, लेकिन टीम अन्ना अब रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए केजरीवाल को अन्ना का मंच शेयर करने की इजाजत नहीं मिली। दरअसल ये पूरा मामला अनशन से शुरू होकर सियासत पर आकर टिक गया। 5 अप्रैल 2011 में जंतर मंतर पर लगे विशाल मंच पर जब अन्ना नजर आए तब पूरे देश में एक क्रांति आ गई। देश की हर गली कूचे में अन्ना ही नजर आ रहे थे। उसी अन्ना के माउथपीस के तौर पर एक चेहरा और सामने आ गया, और वो था अरविंद केजरीवाल का। मंच और मीडिया में आवाज अन्ना की थी, शब्द और वाक्य केजरीवाल के ही नजर आ रहे थे। लेकिन आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के साथ केजरीवाल अन्ना का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, और विकल्प का हवाला देकर केजरीवाल अपने दिल में दबी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप को लेकर सामने आ गए, और आपने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोर्चे निकाले, जिसके बाद आम आदमी के होठों पर आपका नाम भी आम हो गया। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी सहित दूसरी पार्टियों ने आपको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सियासी पार्टियों को उम्मीद थी कि आंदोलन के असर को बैलेट तक केजरीवाल नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली अप्रत्याशित जीत ने सियासी पार्टी के साथ खुद आपको भी हैरानी में डाल दिया। दूसरी तरफ अन्ना भी अपने अनशन के इस असर को देखकर दंग रह गए। लेकिन टीम अन्ना के थिंक टैंक को इस बात का मलाल था कि आंदोलन का सारा फायदा आप लेकर चली गई। आनंद फानंद में अन्ना केंद्र सरकार पर लोकपाल बिल को लेकर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठ गए। अपनी हार से डरी कांग्रेस ने राज्यसभा में लोकपाल बिल पेश करने के लिए हामी भर दी। केजरीवाल भी अन्ना के साथ आकर आने वाले लोकसभा में फायदा उठाने की कोशिशों में लग गए।
लेकिन इस बार टीम अन्ना ज्यादा सावधान और सचेत है। टीम अन्ना की पूरी कोशिश है कि लड़ाई और उनकी मेहनत का पूरा फायदा टीम अन्ना को ही मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज। जी हाँ, ये है अन्ना हजारे का आंदोलन। अन्ना ने जो आंदोलन चलाया दिल्ली के जंतर मंतर से जो शुरू हुआ। अन्ना चूंकि महाराष्ट्र की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र में भी आंदोलनों की उन्होंने झड़ी लगाई और जब दिल्ली की तरफ रुख किया तो अरविंद केजरीवाल के रूप में एक नए शख्स ने नई तरीके से उन्हें अपने साथ मिलाया और जिस तरह की बयार बही वो सबके सामने है। हालांकि काफी विरोध हुआ। अन्ना राजनीतिक दल नहीं चाहते थे। अरविंद केजरीवाल उनके मन के खिलाफ गए, राजनीतिक दल बनाया। लोगों को लगा तक नहीं था कि ऐसी भूमिका बन सकती है, लोग उतर सकते हैं और आम आदमी के साथ जुड़ सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए, जो खांटी राजनीतिज्ञ थे, जितनी धाकड़ राजनीतिक पार्टियां थीं, उनके लिए एक सबक था कि जागो, वरना आम जनता अपने हाथ में कमान लेने को तैयार बैठी है। ये अन्ना के आंदोलन की देन थी और साथ ही अरविंद केजरीवाल की दूरदृष्टि थी, युवाओं का जिसमें बड़ा रोल रहा। कई लोग जुड़े, कई तरह से जुड़े और नतीजा सबके सामने है। बात हम करेंगे अन्ना के आंदोलनों से उपजी सियासत की और उस सियासत के माध्यम से नए नेता जिस तरह से उभरे हैं, क्या सोचती हैं पुरानी पार्टियां, अन्ना के आंदोलन का क्या होगा। जन लोकपाल को कल पेश किया जाना है राज्यसभा में। जन लोकपाल बिल को सरकार भी सहमी है, सरकार भी चाहती है कि जन लोकपाल बिल आए। कैसे आए, क्या आए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए फिलहाल जो लोग मौजूद हैं, अवधूत वाघ साहब हैं, अभिराम सिंह जी हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल वोरा हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अभिलाष अवस्थी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। अविनाश जी, चूंकि आप मेरे साथी हैं, आप बताएं, अवधूत जी माफ कीजिएगा, कैसे ये किस रूप में आप लेते हैं इस पूरे मामले को। खासकर पहले हम बात करते हैं अन्ना के आंदोलन की, जिस आंदोलन की लोगों को उम्मीद थी एक गैर राजनीतिक व्यक्ति से, वो आंदोलन इस तरह से खड़ा हुआ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कहीं न कहीं रुकना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय अन्ना जी ने जो महाराष्ट्र में बहुत पहले जब आंदोलन किया, वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ में जी। बहुत सारे पार्टियों के और खास करके जो सत्तारूढ़ पक्ष होते हैं, उनके जो मंत्री है, वो मंत्रियों ने किए हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी ने आवाज उठाया और उसी के लिए बहुत सारे मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा जी। खासकर 3 मंत्री उनके निशाने पर आए और तीनों को छोड़ना पड़ा था। और मुझे लगता है कि अब तक वो वापस उनको मंत्री पद भी नहीं मिला है जी। अन्ना जी ने जब ये देखा कि जब वो आंदोलन करते हैं कि कोई मंत्री अपना पद छोड़ देता है, लेकिन वो राजकारण में तो वैसे का वैसा ही रहता है, एमएलए बनकर जीत आता है, भले मंत्री नहीं बनता लेकिन एमएलए बनता है। तब उन्होंने सोचा कि इसके जड़ तक जाना चाहिए और इसके यदि जड़ तक जाना चाहिए तो उन्होंने ऐसा सोचा कि सिर्फ राजकारण में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, जो आमदार है, खासदार है, मंत्री है, वही सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो ब्यूरोक्रेट्स भी उतने ही जिम्मेदार है जितने राजकारणी जिम्मेदार है। तब उन्होंने सोचा कि इस सभी लोगों को एक दायरे में लाने के लिए जो आज के कायदे हैं, वो कायदे उन्हें सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर है, वो आईएएस ऑफिसर को इतना शील्ड है, इतना उसको कानून से ही गेट्स लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस दैट नॉर्मल लेजिस्लेटर और नॉर्मल कायदे जो है वो उसको लागू नहीं होते। आज आप देखिए तो भारत में हजारों ऐसे केसेस है, जो केसेस दाखिल की गई है आईएएस ऑफिसर के ऊपर, लेकिन राज्य शासन और केंद्र शासन उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए परमिशन नहीं देती। यानी हमारा ताना बाना, हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि लाख कोशिश कर लें, भ्रष्टाचारी हो या फिर वो दबंग अधिकारी या नेता हो जिन पर कार्रवाइयां नहीं हो पाती तो नहीं हो पाती, आप लाख कोशिशें कर लें। एक अन्ना के आंदोलनों की जीत रही, अन्ना के जो भी उनका राइट टू इंफॉर्मेशन वाला मामला रहा, जन लोकपाल के लिए भी उन्होंने एक माहौल तैयार किया। अभिराम जी, आप चूंकि विधानसभा में रहे हैं, आपने वहां के माहौल को देखा है, आप उस नब्ज को क्या समझ पा रहे हैं जो अन्ना के आंदोलनों के बाद उपजती है?
जिस तरह से युवा वर्ग आकर्षित होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आकर्षित होते हैं, जो सही में मतदाता हैं, जो निकल कर आते हैं अपने बंगलों से, अपनी बिल्डिंगों से, अपने मकानों से निकल कर न आने वालों के बजाय वो संख्या भी बड़ी है जो वोट देने के लिए निकलती है। क्या उस नब्ज को राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में पकड़ पा रही हैं? मैं सर्वप्रथम देश की जनता इंक्लूडिंग युवा पीढ़ी इस 5 विधानसभा के चुनाव के बाद देखा गया कि मतदाताओं की संख्या जो 50 और 60% के बीच में रहती थी वो 70 प्लस हुआ। तो इसमें 2 बातों का है कि जिस प्रकार एक आंदोलन जेपी आंदोलन था 1978 इमरजेंसी के समय, और उस आंदोलन के समय सारी विरोधी पक्ष की पार्टियां एक होकर एक नाम से जनता पार्टी के रूप में आई। दूसरा आंदोलन अन्ना हजारे का दिल्ली में जब हुआ तो उस अन्ना आंदोलन के बाद युवा पीढ़ी जो पार्टी से संबंधित नहीं, न भारतीय जनता पार्टी विपक्ष, न कांग्रेस या अन्य पार्टियों से भी नहीं, लेकिन आम जनता युवा पीढ़ी वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो अन्ना हजारे ने किया, इस कारण एक नई दिशा और वोट परसेंटेज बढ़ने का उसमें योगदान रहा। और उसी के साथ साथ एक आम आदमी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश की एकता और देश प्रेम और लोकतंत्र के लिए युवा पीढ़ी के साथ जिस प्रकार से उन्हीं आंदोलन के सहभागी लोगों में अरविंद केजरीवाल ने एक आम आदमी पार्टी के रूप में लिया, ये देश के लोकतंत्र के लिए सही अच्छा निर्णय लिया। जो आंदोलनों की रणनीति थी अन्ना की, अन्ना ने सोचा नहीं रहा होगा कि इस पर जाकर आगे राजनीति होगी, लेकिन जब चैलेंजेस आने लगे कि आप भी राजनीति में आकर देखिए, राजनीति के कीचड़ में आकर देखिए, आपको एहसास होगा। अन्ना के सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल वगैरह ने इस मामले में इस चुनौती को स्वीकार किया, और आप देखिए कि जमे जमाए दलों को कहने को भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से रफ्तार तेज थी, एक विकल्प के रूप में अगर दिल्ली में उन्हें नजर आया, बिल्कुल 1 साल पहले की पार्टी थी, लोगों ने अन्ना भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब तक आते देखा अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल के साथ लोग जुड़े। हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी के प्रफुल्ल वोरा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी तक बात जा नहीं पा रही है, आवाज हमारी शायद नहीं पहुंच पा रही है। प्रफुल्ल जी कुछ कहें इससे पहले हम चलते हैं अभिलाष जी के पास। और अभिलाष जी, अभिलाष जी। हाँ जी सलमान जी। जी अभिलाष जी। हेलो जी अभिलाष जी। अभिलाष जी, आप चर्चा को सुन रहे हैं? हाँ जी। आप चर्चा को सुन रहे हैं? हाँ जी। बात कर रहे हैं अन्ना के आंदोलनों की एक लंबी फहरिस्त रही है हिंदुस्तान में। जेपी के आंदोलन से की अगर बात की जाए, जेपी का जब भी हम जानना चाहेंगे वाघ साहब से भी, वाघ साहब भी इस बात से शायद सहमत हो कि जब भी राजनीति से हटकर कोई आंदोलन होता है लोग आकर्षित होते हैं। आपने देखा जेपी आंदोलन की बात हुई है, चूंकि चर्चा हुई है, जेपी आंदोलन में लोग आगे बढ़े। हमने देखा जब वीपी सिंह राजनीति से थोड़ा सा हटे थे और एक गैर राजनीतिक आंदोलन चलाया था, लोग उनके साथ जुड़े। चिपका आंदोलन वाले बहुगुणा जी के साथ लोग जुड़े, अन्ना हजारे जी के साथ लोग जुड़े, मेधा पाटकर जी से लोग जुड़े। एक आंदोलनों की लंबी फहरिस्त रही है। गैर राजनीतिक आंदोलनों के प्रति लोगों का आकर्षण रहा। इसके पीछे के कारण शायद यही है कि लोग आंदोलन गैर राजनीतिकों से चाहते हैं, राजनीतिकों से शायद उनका मोह भंग हो चुका है। हम चर्चा को जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। माझ्याच नवऱ्यासमोर परपुरुष माझ्या अब्रूशी खेळतो आणि माझा नवरा ना मरतपणे हे सगळं बघतोय। काय वेळ लागलाय तुला? हो मला वेळ लागलाय। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसारचं आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल।
ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है। तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई। लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में। सेबी ने कंपनी को दबोच लिया। देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर, दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अन्ना इफेक्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अन्ना इफेक्ट की। अन्ना इफेक्ट कितना पड़ेगा? दिल्ली में तो नतीजे सामने आए, उससे ये एहसास हुआ कि युवा वर्ग राजनीतिज्ञों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाराज है। एक तरफ वो चाहता था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हटे, भारतीय जनता पार्टी के शासन के तरफ भी उसका झुकाव था, लेकिन पूरी कुंजी उनके हाथ में देने से इनकार कर दिया वहां के लोगों ने, और एक नए नवेले दल को पूरी तरह से बहुत बड़ी संख्या में उनकी जीत हुई। ऐसे धाकड़ नेताओं को उनके कैंडिडेट्स ने हराया है जो अपने आप में इतिहास कहा जाएगा। हमारे साथ प्रफुल्ल वोरा जी और अभिलाष अवस्थी जी भी है, हमारे साथ अभिराम जी हैं, अवधूत वाघ साहब है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ गणेश कामले साहब बहुत जल्द जुड़ेंगे। बात प्रफुल्ल जी, शायद प्रफुल्ल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम बहुत जल्द इस मसले को सुलझा देंगे, लेकिन हमारे साथ अभिलाष जी से बात हो रही थी। इस बीच हमने आपको ब्रेक पे ले गए थे हम आपको। अभिलाष जी, उनको भी नहीं पहुंच रहा था। अभिलाष जी से भी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम किसी तकनीकी कारणों से। फिलहाल हम बात करते हैं वाघ साहब, जो जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे थे, एक आंदोलनों की जो झड़ी लगी। महाराष्ट्र भी आंदोलनों का प्रदेश रहा है, काफी आंदोलन यहाँ भी हुए हैं, हर तरह का। भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। और अभिराम जी, आप दोनों इसके गवाह भी रहे हैं, तो बताएंगे कि ये क्या, जिस तरह का आंदोलन अन्ना ने किया, केजरीवाल ने किया दिल्ली में, इस तरह के आंदोलन का असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा? जी आप देखिए, अन्ना जी का आंदोलन एक राष्ट्रीय परंपरा, महात्मा गांधी जी जिस प्रकार सत्याग्रह से स्वतंत्र देश को माने सैकड़ों वर्ष के बाद स्वतंत्रता दिलाई, उसी प्रकार जिस प्रकार से लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक बीजारोपण दिल्ली से अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन, एक लोकतांत्रिक आंदोलन को शक्ति मिली, लोगों ने वोट दिया। लोगों को लगता है कि आंदोलन होंगे तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो आंदोलन सही दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से अन्ना हजारे जी, जिस प्रकार मीडिया ने सबने कहा कि आज के गांधी, तो आंदोलन की दृष्टि से अन्ना हजारे जी आज जहां महाराष्ट्र में आंदोलन रालेगढ़ सिद्धि अपने गांव में प्रारंभ किया है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनके आंदोलन से दो तीन बातें देश को एक मिल रही है, एक धरोहर के रूप में मिल रही है कि जो प्रांत, भाषा, धर्म, जाति,
इससे ऊपर उठकर भारत देश, भारतवासी और आम जनता, उनके मन में देश प्रेम का एक ज्वार उमड़ रहा है। और ये असर होगा लोकसभा के चुनाव में, एक तूफान की तरह से लोग निकलकर वोट करने आएंगे। एक बड़ा एक अवधूत जी, आप इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकेंगे? ये बताएं, जिस तरह के आंदोलन दिल्ली में हुए, महाराष्ट्र में वो उसमें उस तरह की ऊर्जा नहीं है। आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में लोग पहुंच रहे हैं। अन्ना की राजनीतिक पार्टियों से कभी हाँ कभी ना जैसी स्थिति रहती है। उन्होंने केजरीवाल के साथ मन साझा करने से पहले इनकार किया, फिर एक तरफ बधाई भी दी। उनके राजनीतिक दल को नहीं भी चाहते थे, अब लोकसभा चुनाव लड़ने का उनसे आह्वान भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इनका जो आंदोलन शुरू हुआ है जन लोकपाल के लिए, हालांकि कल राज्यसभा में उस बिल को पेश भी किया जाएगा, कितना उससे सहमत होंगे, उसके प्रस्ताव से सहमत होंगे, लगता है आपको अवधूत जी कि ये इसका कुछ इफेक्ट महाराष्ट्र में भी होगा? मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यह जो जन लोकपाल बिल जो है उसके पीछे सक्षमता से खड़ी है। हमारा पूरा का पूरा सहयोग रहेगा। बात दूसरी है कि अन्ना जी के आंदोलन की। सलमान भाई, आंदोलन मुद्दों के ऊपर आधारित होता है जी। और वो तभी समाप्त होता है कि जब वो मुद्दों के ऊपर उनका समाधान होता है। अन्ना जी का जो आंदोलन जन लोकपाल को लेकर चालू है वो तभी समाप्त होगा, और समाप्त होना भी चाहिए कि जब एक सशक्त जन लोकपाल लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा जी। लेकिन पॉलिटिक्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पॉलिटिक्स में सिर्फ आंदोलन के ऊपर नहीं, एक पूर्णतः 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस और 20 बरस एक आगे चलने की एक उम्मीद रखकर लोग आते हैं। जिस मुद्दे को अन्ना जी ने टच किया है वो लोगों के बहुत दिल के नजदीक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, इसके लिए सब लोग आ गए और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज उठाई। अभी उसका फायदा किसको मिला और किसको मिला नहीं, इस बहस में नहीं जाते हुए एक तो बात सही है कि इस आंदोलन का फायदा भारत के 140 करोड़ आबादी को तो जरूर होने वाला है यदि सशक्त लोकपाल बिल आएगा। हम लोग जोगपाल बिल की बात नहीं कर रहे, हम लोग सरकारी लोकपाल की भी बात नहीं कर रहे। जो अन्ना जी के मन में जो लोकपाल है, जो वो चाहते हैं, इस प्रकार का यदि लोकपाल यदि इस भारत में आएगा, स्थापित हो जाएगा और उसके ऊपर अमल करेगा, तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस देश की पूरी जनता की जीत होगी, इतना तो मैं आपको बता सकता हूं। जीत और हार कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं जन लोकपाल को लेकर, विषय को लेकर, परिवर्तन को लेकर जो बयार चलती है, वो कहीं ना कहीं जो गैर राजनीतिक मतदाता होते हैं, जो गैर राजनीतिक लोग होते हैं, जनता होती है, उसे आकर्षित भी करती है और कहीं ना कहीं उसे ध्यान में रखकर जब वो मत डालने जाते हैं तो वो जहन में उनके जरूर होता है और तभी परिवर्तन आता है। परिवर्तन यूं ही नहीं आता, इसके लिए सतत प्रयास करने होते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल वोरा जी है। प्रफुल्ल वोरा जी, आम आदमी पार्टी को जिस तरह की सफलता दिल्ली में मिली, आपके संगठन को देखते हुए, संगठनात्मक जो आपका ढांचा है महाराष्ट्र और मुंबई में, उसे देखते हुए और आप लोगों के आंदोलन के तरीकों को देखते हुए महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि वो सफलता आप लोगों को मिल सकती है यहां? प्रफुल्ल जी, क्या बात है, क्यों नहीं आवाज? तकनीकी कारणों से सिर्फ प्रफुल्ल जी से चर्चा नहीं हो पा रही है। अभिलाष जी के पास हम चलते हैं। अभिलाष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अभिलाष जी, ये बताएं कि हाँ, आप तक मेरी आवाज? जी आपकी आ रही है। आप, हम चर्चा कर रहे हैं, शायद आप तक हमारी आवाज पहुंची होगी जन लोकपाल को लेकर। अन्ना हाँ बिल्कुल पहुंच रही है, आपकी आवाज आ रही है सलमान जी। अन्ना हजारे का आंदोलन एक बार फिर अपने उफान पर है। लोग रालेगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके नए पुराने सभी सहयोगी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस बार उन्होंने जंतर मंतर नहीं, बल्कि अपने ग्राम को, अपने गांव को ही उन्होंने अनशन का स्थल बनाया है। आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, उनके आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या आपको लगता है
के जन लोकपाल के बहाने किए जा रहे इस आंदोलन का आगामी लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा और आने वाले जो विधानसभा के भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, इस पर भी इस आंदोलन का साया रहेगा। क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल कल पास हो गया, कल रख दिया गया और उस पर चर्चा होगी, पास होगा, कितना उस पर सहयोग करेंगे, ना मानेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन क्या इस आंदोलन का असर महाराष्ट्र में उस तरीके से होगा जितना दिल्ली पे हुआ? अभिलाष जी। सलमान जी, आपकी चर्चा मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ जी, और शुरू से ही आपने जो बोला, ये भारतवर्ष पूरा सामाजिक आंदोलनों का ही स्थान रहा है जी। और एक चीज बड़ी खूबसूरत इस देश में रही है जो हमने देखी है कि हमेशा राजनीति या राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति ये सामाजिक आंदोलनकर्ता लोगों के सामने सर झुकाते रहे हैं, उनके आगे विनम्र और आदर से भरे रहे हैं। चाहे नेहरू को देखें तो गांधी के सम्मुख वे विनम्र है, अगर हम इंदिरा गांधी को देखें तो वो भूदान आंदोलन के प्रवर्ता विनोबा भावे के पवनार आश्रम जाती थी, या इसी तरह पूरी जनता पार्टी जेपी के आगे झुकी रही। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है कि भारतीय राजनीति समाज से गवर्न होती है। लेकिन अन्ना के आंदोलनों को जिन्होंने भी देखा, हम जैसे लोगों ने महाराष्ट्र की सरजमीन से देखा, उन्हें आजाद मैदान के फुटपाथ पर आंदोलन करते देखा। आपने भी जिक्र किया 3 मंत्री में, जिनमें बीजेपी के एक निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल रहे, उन सबको हम लोगों ने देखा कि अन्ना के आंदोलन से हटे। लेकिन अभी जो चर्चा जिस मोड़ पर आई है वो है कि अन्ना एक विनम्र, भोले और मासूम व्यक्ति हैं और उनके पास जो एक भाषा का जो है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा और एक वक्तव्य दिया था कि जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है वो इस देश का प्रधानमंत्री बहुत बन नहीं सकता, इस देश का नेता बनने में उसे अड़चन होगी। मैं भाषा पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अन्ना के साथ जो एक दो मुश्किलें पड़ रही हैं वो मेरे ख्याल से, क्योंकि अन्ना का आंदोलन है, अन्ना के आंदोलन का मैसेज भी गया है, लेकिन जो अन्ना के आंदोलन को लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है, मेरे ख्याल से वो उसको और ढंग से सोचना होगा। क्योंकि जैसे लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव और मायावती क्षेत्रीय राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन वो यूपी के बाहर उसी तरह जी। अन्ना का ये, इसे माना जाए ना माना जाए या हालात इस तरह के बनते गए, जो भी हो, अन्ना इफेक्ट तो दिल्ली में दिखाई दिया। केजरीवाल के रूप में उन्हें एक ऐसा सहयोगी मिला था उस वक्त, जिसने उस पूरे आंदोलन की न सिर्फ रणनीति बनाई, बल्कि उस रणनीति को आगे बढ़ाने में, उस आंदोलन को समाज के सामने ले जाने में, मीडिया में उस चर्चा में रखने में, युवाओं को आकर्षित करने में उन्होंने अन्ना के साथ साथ जिस तरह से अपनी छवि को भी आगे बढ़ाया था, उसका इफेक्ट आपको दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। तो ये चीज महाराष्ट्र और मुंबई में क्या आपको लगता है होगी? नहीं, ये मैं उसी पे बोल रहा हूं कि सलमान जी, कि अगर हम बड़े गौर से देखें तो अरविंद केजरीवाल एक क्षेत्रीय नेता, अगर हम राजनीतिक मानचित्र में 1.25 करोड़ लोगों के प्रदेश दिल्ली को रखते हैं, और आप बात कर रहे हैं 125 करोड़ की, और वो 1.25 करोड़ का दिल्ली है, वहां पर ही वो IRS अधिकारी रहे, वही उनका कार्य क्षेत्र रहा। जहां तक मेरी जानकारी है, उनका शिक्षा दीक्षा भी लगभग दिल्ली और हरियाणा के अगल बगल रहा, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वहीं से निकलती है। ऐसे में उनका कार्य क्षेत्र वो है, उसी तरह जिस ढंग से नीतीश कुमार का बिहार है। यानी अभी जो हम सरसरी तौर पर, अभिलाष जी, जो सरसरी तौर पर हम नजर डालें तो ये लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि दिल्ली में केवल 70 सीटें थी और महाराष्ट्र की सरजमीन पर 250 के ऊपर सीटें हैं। जिस तरह की संरचना है महाराष्ट्र की, गांव-गांव, खेड़े-खेड़े में पहुंचना, यहाँ सहकारिता आंदोलन चलते हैं, यहाँ पर शुगर लॉबी है, यहाँ पर मजदूरों की बड़ी संख्या है, यहाँ पर परप्रांतियों की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ पर भाषा को लेकर राजनीतिक दलों में राजनीति होती रही है। तो कई समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे। अभिलाष जी, हम आपके पास आते हैं, इससे पहले हमारे साथ गणेश कावले जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के मुंबई इकाई के अध्यक्ष हैं, ओबीसी सेल के। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
गणेश जी, अब ये आपने देखा पिछले चुनाव में जिसे कहा गया कि ये एक सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में कांग्रेस तो पूरी तरह से बाहर हुई 4 राज्यों में। जरूर ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए मलाल रहा कि 2-4 सीटें और आ जाती तो वो सरकार बना लेती। उस पर विश्राम लगाने का जो चर्चा के केंद्र में है वो आम आदमी पार्टी है और अन्ना इफेक्ट है, क्योंकि अन्ना ना होते तो शायद आम आदमी पार्टी के नेता न माने पर शायद यहां तक उनका ग्राफ न बढ़ता। और मलाल भी आपके नेताओं को यह है कि अगर अन्ना राजनीतिक दल को पूर्णतः सहयोग कर देते तो शायद नक्शा कुछ और होता। महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति बनने के कगार पर है। एक तो लोग वर्तमान सरकार से नाराज नजर आते हैं, कांग्रेस के नेता इसे माने न माने ये उन पर है। उनके जागने का वक्त जरूर आया है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि माफ कीजिएगा, जन लोकपाल बिल वो ले आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई में क्या असर पड़ सकता है, महाराष्ट्र में? ऐसा है कि जो दिल्ली में विधानसभा के रिजल्ट आए नहीं आ रही गणेश जी से की आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अवधूत सर, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं इन बातों को, आपको क्या लग रहा है ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, क्योंकि बेदखल होगी सत्ता दल, अगर बेदखल होते हैं और उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को तीसरी शक्ति के रूप में अगर कोई पर्याय नजर आता है जनता को, आपको लगता है कि क्या उस तरफ लोग आकर्षित होंगे? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के भूमि में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन एक तरफ और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन एक तरफ 1999 से ये चल रहा है। और लगोलग 3 इलेक्शंस में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में विजय हासिल किया है। लास्ट विधानसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम का एक पक्ष, जिनके अध्यक्ष के पास ठाकरे परिवार का नाम भी था, मराठी का मुद्दा था, और यह दोनों भी होते समय और राज ठाकरे जैसा करिश्मेटिक एक फेस था, ये होते समय भी 288 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना केवल 13 जगह पर जीत हासिल कर पाई, जबकि ठाकरे उपनाम उनके साथ था। आप एक ध्यान में रखिए कि महाराष्ट्र की भूमि यह आंदोलन के लिए एक नई भूमि नहीं है। शायद दिल्ली में आंदोलन कम हुए हैं और राजनीति ज्यादा, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति कम और आंदोलन ज्यादा हुए हैं। जैसे कि अभी हमारे पत्रकार मित्रों ने कहा कि विनोबा जी का भूदान, इस प्रकार से छत्रपति शाहू महाराज का रिजर्वेशन के बारे में, उस प्रकार से हमारे पाटिल साहब का सर्वसामान्य लोगों को शिक्षा देने के बारे में, संत ज्ञानेश्वर का भगवत गीता 750 बरस के पहले मराठी में ज्ञानेश्वरी में लाने के लिए जो संत परंपरा है वो भी समाज सुधारणा के लिए ही है। तो समाज सुधारणा और समाज आंदोलन महाराष्ट्र के लिए नया नहीं है। इस आंदोलन से एक तो तय हो ही जाएगा कि जो लोग प्रस्थापित है उनके विरोध में जनमत संगठित होने की बहुत बड़ी शक्यता है। इसका बहुत बड़ा फटका ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को मिलने वाला है। ये तो जाहिर है, जैसा दिल्ली में हो गया है। दिल्ली में जो ये आंदोलन हुआ, मेरा मानना ऐसा है कि इसका असर सिर्फ दिल्ली में नहीं था, तो राजस्थान में भी और बाकी के प्रांतों में भी ये आंदोलन का असर तो आया ही है। बात ऐसी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो दलों के साथ एक बहुत बड़ी एक वैक्यूम थी, और वो वैक्यूम हमने मानना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने वो वैक्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। उस प्रकार की वैक्यूम मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। एक कांग्रेस जो 100-150 साल पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और
शिवसेना को जनाधार है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मानने वाले, बाबा साहेब आंबेडकर को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो घटना के ऊपर भी बहुत अच्छी बहस करते हैं। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को कुछ स्पेस मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन मेरी उन्हें सदिच्छा तो जरूर रहेगी, क्योंकि राजकारण एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां अंदर आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की और पास्ट एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। एवरीबडी इज वेलकम इन पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी भी महाराष्ट्र में यदि चुनाव लड़ना चाहती है और राजकारण में आना चाहती है तो आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की जनता इसका निर्णय करेगी कि वो किनके पक्ष में है। महाराष्ट्र की जनता को तय करने दिया जाए कि वो किसके पक्ष में है। हम आपको बता दें कि जन लोकपाल विधेयक के लिए एक लंबा आंदोलन चला है। इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर आमरण अनशन की शुरुआत की, जिसमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, वकील प्रशांत भूषण, योग गुरु बाबा रामदेव शामिल थे। मेहनत करने वाले एक मजदूर की मजदूरी 100, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहते, जो राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों को साकार करने की, और आज इसलिए ये जिस तरह से आंदोलनों की झड़ी लगी, उस आंदोलन का असर भी पड़ा महाराष्ट्र की सरजमीन के लिए। जैसा कि अवधूत जी भी कह रहे हैं, अभिराम जी का भी मानना है, अभिलाष जी का भी मानना है। हम अफसोस के साथ बता रहे हैं कई तकनीकी कारणों के कारण हम इत्तेफाक ऐसा बन रहा है कि प्रफुल्ल जी से और गणेश जी से बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन हो सकता है वो खामियां दूर हो गई हों और हम प्रफुल्ल जी से बात कर सके। प्रफुल्ल जी कहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी कोशिशों के बाद आप आ सके और तकनीकी माफ करेंगे आप, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। कोई बात देर जी, अभिराम जी कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। देर सचमुच में हुई आप लोगों को आने में, या आप लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और बिल्कुल सही वक्त पर आए? प्रफुल्ल जी एकदम बरोबर, सही समय पर आए, एकदम बराबर जी। मतलब जो बहुत साल गुजर गए, अभी कई साल गुजर गए और अब जाकर आप लोग मुख्य धारा में आए। मुख्य धारा में आने के पीछे के कारणों पर अगर हम जाएं प्रफुल्ल जी, तो ये था कि एक आंदोलन, जिस तरह के दिल्ली में हालात थे, दिल्ली की सरकार से लोग नाराज थे। निर्भया कांड भी वही हुआ था। इससे पहले जो भी आंदोलन हो रहे थे जंतर मंतर पर या अन्य जगहों पर, या फिर वहां पर जिस तरह से उसको दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई थी, युवा वर्ग उससे काफी नाराज था। कानून व्यवस्था को लेकर भी उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी थी। लाख दावे दिल्ली की शीला सरकार करती रही उस विकास के, लेकिन वो मामले धरे के धरे रह गए। एक बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में मोदी को भी प्रचारित किया गया वहां पर। मोदी की वजह से या फिर भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संगठनों की जो भी उनकी भूमिका थी, तेज तर्रार उन्होंने भी अपनी भूमिका रखी थी, उसकी सफलता कहा जाए या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अरविंद केजरीवाल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा और संख्या बढ़ी। सिर्फ वोट काटते और सरकार किसी की बनती किसी की बिगड़ती तो शायद लोगों को लगता कि वोट वेस्ट हुए, लेकिन लोगों को अब लग रहा है कि दे देते आपको तो शायद सरकार आ सकती थी। यह स्थिति महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में क्या लागू होगी, क्योंकि उस तरह का कोई बड़ा आंदोलन आपकी तरफ से यहां नहीं हुआ है, कोई करिश्माई व्यक्तित्व आपके साथ फिलहाल नहीं है। ऐसे में अन्ना का जो आंदोलन जन लोकपाल के लिए फिर से हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी इस आंदोलन के सहारे या इसी तरह के किसी आंदोलनों का सहारा लेकर महाराष्ट्र में भी वैसी भूमिका बना सकती है, सरकार बनाने या बिगाड़ने जैसी? भाई हेलो, देखो फिर से हेलो हेलो प्रफुल्ल जी आ रही है आपकी आवाज? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक चिंगारी लग गई दिल्ली में जी, एक चिंगारी लग गई दिल्ली में, अब पूरे देश में आग लगने वाली है। जैसे कि कोई मोहल्ले में, कोई झोपड़े में आग लगती है तो पूरे मोहल्ले में आग लग जाती है। यही हुआ है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई महाराष्ट्र में कोई मुद्दा नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है,
तो भाई यहाँ कुछ नहीं होगा। ये पूरा भारत एक देश है, लोग जनता देख रही है, 121 करोड़ लोग देख रहे हैं। जैसे हमारे बीजेपी के भाई ने बोला 121 करोड़ लोग देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ, कहाँ से पार्टी आई, कहाँ से आंदोलन हुआ। भाई हम तो आंदोलनकारी रहे, हमें तो बुलाया गया, हमें आमंत्रित कर दिया गया कि आप पार्लियामेंट में आए, विधानसभा में आए और जो आपको बदलाव करना है वो कीजिए। हमें संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। हाँ जी, उसके लिए हम आए हैं और हम वो लेके ही रहेंगे। तो ये स्थिति अगर बनती है, गणेश कामले जी, गणेश कामले जी कट हो गया। चलिए अभिलाष जी, अभिलाष जी, लोग जी हाँ बताएं। आम आदमी देखिए क्या है, जन आंदोलनों के सहारे लंबी रेस का घोड़ा बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस आंदोलन को, जैसा कि अवधूत जी बहुत खूबसूरती से कह रहे थे कि वो आंदोलन लगातार चलता रहे और उस आंदोलन के जब तक परिणाम न निकले, वो आंदोलन फीका ना पड़ने पाए, तब तक उसमें रस भी होता है, उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। नए नए मुद्दे भी लाने होंगे, ऐसे मुद्दे जो काम के हों। आपको एक पत्रकार के रूप में आप देख रहे हैं, क्या वैसी स्थितियां महाराष्ट्र में निर्माण हो रही हैं कि बहुत जनता त्रस्त है सरकार से, बिल्कुल जनता नहीं चाहती कांग्रेस और एनसीपी की सरकार, ऐसी भूमिका लग रही है? या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन आरपीआई के साथ मिलकर इस सरकार को हटा पाने में सक्षम है? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कोई भूमिका निभा सकेगी अगले चुनाव में? और दिल्ली की अपार सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी क्या कोई परिवर्तन महाराष्ट्र में लाने की स्थिति में है? देखिए सलमान जी, मुझे एक चीज लग रही है, अभी अपने मित्र बोल रहे थे कि ये पूरे देश में, वो दिल्ली की चिंगारी पूरे देश में आग लगा देगी। मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा बड़ी बात है। ये बात सही है कि अन्ना जी का सम्मान है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र की धरती से ही प्रारंभ हुए, लेकिन अब हम कम से कम अन्ना जी के आंदोलन को और आप पार्टी को अगर एक साथ करके देखेंगे तो हमको थोड़े चीजें कहने में और परिणाम तक पहुंचने में तकलीफ होगी। इसलिए हमें इन दोनों को यदा कदा अलग भी करना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पूरी की पूरी 90% दिल्ली बेस्ड रही है। इस बात को हम लोग बार बार ध्यान रखें। और महाराष्ट्र में मुझे मालूम है कि यहाँ पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वाघ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1989 का जो दिल्ली का चुनाव हुआ, तब से आज तक कभी भी एक पार्टी 50% से ज्यादा सीटें अपने दम पर जीतकर दिल्ली में सत्ता पर नहीं आ सकी, और यह इतिहास है। और आने वाले कल भी मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट अपने दम पर लोकसभा में आती है। यदि मोदी जी की और हवा चली, लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी, आज मुझे सिर्फ एक पार्टी ऐसी लग रही है कि जो शायद 272 क्रॉस कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कांग्रेस। चलो वो बात छोड़ दीजिए, मुझे एक प्रिंसिपल का बात कह रहे हैं। देखो, इलेक्शन में आना है, इलेक्शन में काम करना है, मुद्दे उठाने हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हमें राज्य भी चलाना है। क्या हम जब तक 50% हमें वोट नहीं मिलते, 50% सीटें नहीं मिलती, तब तक हम लोग राज्य भी नहीं करेंगे। ऐसा यदि कोई पार्टी कहता है तो वो हमें स्वीकार करना है। देखो, तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में एआईडीएमके नहीं तो डीएमके आने वाली तो है। अभी वहां जाके मुझे कहिए कि आम आदमी पार्टी यदि उधर इलेक्शन लड़ती है तो उनका क्या स्टैंड रहेगा, कि यदि एआईडीएमके और डीएमके के बीच में उनको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद उधर सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के बीच में डिसाइड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ओडिशा में बिजू जनता दल और कांग्रेस के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। प्रॉब्लम ऐसा है कि आज देखो, कोई भी
इतने बड़े नेता है शरद पवार साहब, जिनका आज बर्थडे है, मैं उनको बर्थडे की विश भी करता हूं, लेकिन इतना होने के बाद भी 1999 के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो भी वो अपने दम पर महाराष्ट्र में शासन नहीं कर पाई, उन्हें कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को भी शिवसेना के साथ जाना पड़ा। आज की जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कोलेशन गवर्नमेंट की है और यदि गठबंधन की है, और जो कोई इस गठबंधन पे विश्वास ही नहीं रखता तो क्या अनार्की हो जाने वाली है देश में। एक चीज निकल कर आ सकती थी। अभिराम जी, गणेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बड़ा अन्याय हो रहा है गणेश जी के साथ और प्रफुल्ल ओराय जी के साथ हमारे तकनीकी टीम के वजह से कहीं ना कहीं हम उनसे क्षमा चाहेंगे कि वो बीच बीच में संपर्क हो रहा है, टूट जा रहा है। गणेश जी, आप पूरी चर्चा को हालांकि सुन पा रहे हैं जी, और चर्चा में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे किन्हीं कारणों से, हम क्षमा चाहेंगे आपसे। कोई बात। देखिए, कांग्रेस की जो गति हुई है जी, इसका लाभ किसे मिला इस पर न जाते हुए एक धमक फिर से अन्ना के सहारे यहां सुनाई दी है। अन्ना ने आंदोलन के लिए महाराष्ट्र की सरजमी को चुना है, क्योंकि उन्हें पता है उनके जरिए अगर दिल्ली में उनके आंदोलनों से दिल्ली की जनता जाग सकती है तो महाराष्ट्र में भी जा सकती है। लेकिन वाघ साहब और अभिराम जी ये मानते हैं, और अभिलाष जी भी ये मानते हैं कि वो उतना कुछ इस जमीन से बहुत कुछ ये जमीन दे सकती है, पर अभी गठबंधनों का दौर है, ऐसे में गठबंधन करना ही सही होगा। दिल्ली में गठबंधन से इनकार कर चुकी है आपने अभी यहाँ पैर पसारे नहीं है, उनका संगठनात्मक ढांचा बन रहा है। कांग्रेस की जो गति हुई है, आपको लग रहा है कि ये दुर्गति आने वाले चुनाव में भी आपकी ही होगी? मुझे थोड़ा समय आप देना पड़ेगा आपको सलमान भाई जी। हमने देश में एनटी रामाराव का भी पीरियड हमने देखा है, वीपी सिंह साहब का भी हमने पीरियड देखा है, जेपी आंदोलन भी हमने देखा है, और ये सारी जो घटनाएं घटी देश में, और वो घटनाएं कुछ समय के बाद दूर हो गई। कहने की बात यह है कि आज दिल्ली में हम जो कुछ देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ये हमें मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के हमारे प्रदेश के नेताओं की तरफ से टिकट बंटवारे में जो सामाजिक संतुलन हमने ठीक तरह से उसे जांचा नहीं। एक गणेश जी, थोड़ा सा इसमें एक हम चाहेंगे, क्योंकि ये रचनात्मक और संगठनात्मक बातें थी। नहीं, मुझे बोलने मेरी बात अगर पूरी होगी तो आपका जवाब मिल जाएगा सलमान भाई। जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश का दलित और मुस्लिम ये पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था जी। बिहार का दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ था, महाराष्ट्र में भी दलित और मुस्लिम आज भी कांग्रेस के साथ है। दिल्ली में यह हुआ कि जो बीच के 1.5-2 साल में अन्ना जी का आंदोलन हो, रामदेव बाबा जी का आंदोलन हो, या जिस हमारी कन्या पर बलात्कार हुआ उसका जो आंदोलन हुआ, या जो भी ये सारे घटनाएं घटी, ये सारी घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि उसके दिल्ली में जो हमारी सरकार थी, स्वाभाविक है कि सरकार पर जनता का आक्रोश आया जी। लेकिन जब चुनाव के दरमियान हमने उम्मीदवार निश्चित करते समय अगर जो तरीका केजरीवाल जी ने अपनाया कि वो जमीन तक गए, उन्होंने देखा कि वर्षों पुरानी, गणेश जी वर्षों पुरानी पार्टी अगर अब ये रोना हुए कि मैं आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं गणेश साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो आपके नेता थे, आपकी सीटें थी, जिसे उम्मीदवार चुनने चाहिए थे, जाके सोनिया जी का भी बयान आया, राहुल जी का भी बयान आया, उन्होंने कहीं कहीं अपनी कमियों को भी गिनाया, माना भी, लेकिन अन्ना इफेक्ट की बात हम अगर कर रहे हैं, अभिराम जी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं? अभिराम जी। हाँ, देखिए, ये सारे विषय जो भी हैं, लोग कह रहे देश के सामने ये पुरानी बातें निकल गई, जाति, धर्म, प्रांत, भाषा वो निकल गई। आंदोलन की बात है, आंदोलन की बात। कामले जी जरा शांत रहिए, मैं आपको कामले जी को बोल लेने दें। मेरी बात देखिए, अभी जो भी मतलब अन्ना का आंदोलन है,
अन्ना का आंदोलन पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है और लोकतंत्र की दृष्टि से लोग निकलकर अब 60 से 70% लोकसभा में वोटिंग होगा और परिवर्तन जितनी पार्टी जिस रूप में जहां जैसा काम किया है, गणेश जी काम किए हैं, मतलब ये अभिराम जी के भी और अन्य नहीं, एक चीज है ये इस समय जो आम आदमी पार्टी का आना फ्रेम में और अन्ना का आंदोलन और देश में सरकार, वर्तमान सरकार की सफलता असफलता पूरी समीक्षा होगी और जनता निर्णय एक परिवर्तन के रूप में लेगी। जो जिस परिवर्तन की बात हो रही है ना गणेश जी, वो परिवर्तन आप देखिए सामाजिक जिस मोदी को हम माफी के साथ कहना चाहेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। जिस मोदी को एक कट्टरपंथी के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, उस मोदी ने अपने आप को विकास पुरुष के रूप में सामने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अवधूत जी आप भी समझ रहे होंगे कि अब वो चीजें मायने नहीं रखती। युवा वर्ग बहुत तेजी से एक मिनट में बताता हूँ, ये लोकशाही है, जैसी प्रजा है वैसा राजा को होना पड़ेगा। ये राजा के हिसाब से प्रजा चलने वाली नहीं है। परिवर्तन जो लोग कहते हैं, रास्ते पे आके जो कहते हैं, हमें सुनना पड़ेगा और जो लोग चाहते हैं वही हमें करना पड़ेगा। यदि भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यदि जन लोकपाल होना चाहिए, जन लोकपाल होना चाहिए। और अन्ना हजारे जो कहते हैं, वो कहे के जो आदमी एजेंडा अपना आगे लाएगा, जनता उसको साथ देगी, आशीर्वाद देगी, वोट देगी। अभी इसके बाद में जैसे अभिराम जी ने कहा, मैं 100% उनके साथ मैं उनका समर्थन करता हूं। जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर आज तक जिस पार्टी ने सत्ता की, इसके बाद में नहीं कर सकते हैं। अभी नया इंसान जाग गया। बहुत ही ईमानदारी की बात अवधूत जी ने कही है कि एक उदाहरण हमने दे दिया, इतने बड़े व्यक्ति का भी, मोदी जी का भी उदाहरण दे दिया। उन्होंने अपने आप को उस फ्रेम से बाहर निकालने की छटपटाहट दिखाई देती है। एक विकास पुरुष कोई व्यक्ति की हवा नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति की नहीं, मुद्दों की चलेगी। आम जनता की हवा चलेगी, आम आदमी की हवा चलेगी। आम आदमी क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट। खूबसूरती से आम आदमी पार्टी का नाम भी मिल गया है। प्रफुल्ल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे वो क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको ये साबित कर सकें आप लोग कि बिल्कुल हम महाराष्ट्र और मुंबई में भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सरकार के अपने काम होंगे, गणेश कामले जैसे नेता लोग अपनी पार्टी के लिए बात करते नजर आएंगे, तो उनकी कमियों को गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कम्युनिस्ट और मनसे और अन्य दल भी, समाजवादी पार्टी, जनता दल जो भी है, वो तैयार होंगे। आप लोग नया क्या दे पाएंगे कि परिवर्तन आना चाहिए और परिवर्तन इस तरह से आएगा? भाई ऐसा है, मुझे बड़ा आनंद हुआ। हेलो जी 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 प्रफुल्ल जी, मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हमारे भाजपा और कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि आम आदमी की बात सुननी चाहिए। आम आदमी से शायद वो एक कॉमन पीपल वाली बात रही। हम भी आम आदमी है भाई सर, हम भी आम आदमी बात सुननी चाहिए। हम आम आदमी पार्टी की नहीं कही, आम आदमी की कही। जी प्रफुल्ल जी, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ भाई। जी 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 प्रफुल्ल जी, पार्टी तो बाद में आई, आम आदमी की बात सुननी चाहिए। ये सुन के मुझे बड़ा आनंद हुआ। तो 65 साल से क्या हो रहा है? 65 साल से किसने रोका इनको? ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए तो आम आदमी भी खड़ा हुआ और उसकी पार्टी बन गई। अभी ये सुनने के लिए तैयार है, तो हम तो सफल हो गए। हमें कोई सीट की लालचा नहीं है भाई, हमें कोई सरकार चलाने की कोई लालचा नहीं है। हमें तो खींच के बुलाया गया, हमें आमंत्रित किया गया कि आप पार्लियामेंट में जाइए, विधानसभा में जाइए, जो बदलाव चाहिए वो लाइए। वही हम करने आए हैं और हम करके ही रहेंगे। और इन्हीं का सहयोग, जो बात करते हैं सहयोग लेने के लिए, अगर इनके भ्रष्ट लोग वहाँ हो तो उनका थोड़ी हम सहयोग ले सकते हैं। अरे तो आप सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको तो आज कितने लोग क्रिमिनल है उसमें। अरे बोरा जी, आप सरकार कैसे उनका सहयोग लिया जाए? सरकार क्यों नहीं बना रहे दिल्ली नहीं, में? सरकार तो वहाँ भारतीय जनता सरकार तो हमें बनानी ही नहीं है। आपके लोग ज्यादा है, आप बनाइए। भारतीय जनता बनाइए और तैयार हो जाइए। बड़ी पार्टी है, उनको सरकार बना के अपना दिखा देना चाहिए। जन लोकपाल ये सहयोग नहीं मिल रहा है आपको। तो सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा है। भाजपा को कीजिए। जनतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हैं? साल से भाजपा चल रहा है, वो सरकार बनाने से क्यों कतरा रहे हैं? और डरिए मत,
अभिलाष जी एक बात बोरा तो सच साहब है, डरिए मत, एक बात आपने तो जो सच वादे है। किए हैं वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे। इस डर से आप मत सरकार नहीं, के पीछे सबसे बड़ी पार्टी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है प्रफुल्ल वोरा जी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सब है। साथ में बात करें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी 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 एक ही सिर्फ कहना है प्रफुल्ल जी, कल तक आप आम आदमी थे, अभी आप आमदार बन गए, आप राजकारण में आए हैं। कृपा करके मेरी विनती है, सभी राजकारणियों को भ्रष्ट मत कहिए। अवधूत वाघ एक आदमी बैठा है जिसके ऊपर यदि 5 पैसे का, सुनिए मेरी बात, अभी मैंने सुन लिया है, 5 पैसे भी यदि किसी के पास से लिए होंगे तो राजकारण क्या समाजकारण छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, आप ऐसे मत बोलिए कि सब भ्रष्ट है। आप तो कल आए हैं, आप तो कल पैदा हुए हैं, 60 साल बरस से आप लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस 100 बरस से काम कर रही है, सब भ्रष्ट है और आप अच्छे, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हम आपके साथ हैं, इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे, ऐसा नहीं है। दिसंबर है, महाराष्ट्र के 2 दिग्गज शरद पवार जी और गोपीनाथ जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की बधाई, शुभकामना, और लोकसभा में एक ज्यादा से ज्यादा निकलकर वोट करें। गणेश जी समय सबसे कम आपको मिल पा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इस मामले को अब गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि लोगों का जो ये भावना है कि गद्दी खाली करो जनता आती है, क्या इससे आपको लगता है कि वरिष्ठ नेताओं में कुछ परिवर्तन आया, उनके हाव भाव में, उनके विचारों में, उनके तौर तरीकों में? गणेश जी, ईमानदारी की बात, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात रखना चाहता हूं जी कि दिल्ली में जो हमारी हार हुई जी, उस पर हम पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। और मेरे हाथ में अभी एक चार्ट है जी, जिस पर हमने पूरी स्टडी की कि दिल्ली में हम कहां कम गिरे। तो ये हमें नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दलित समाज के 8 बंदे आज उनके जीते हैं और कांग्रेस का हमारा 1 बंदा जीता है दलित समाज का जी। और बीएसपी ने हमें 11 सीट पर हराया है। यानी जो दलित फैक्टर है उस फैक्टर को और माइनॉरिटीज फैक्टर को हम पूरी तरह से संभाल नहीं पाए, कहीं ना कहीं हमसे जरूर चूक गई है। एक बात से पूरी देश की जनता को संभालिए ना। यहाँ ये आम आदमी का जो चर्चा का विषय है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी ने हमारी गलतियों को पकड़ा है और उन्होंने उस गलती पर काम किया और आज वो रिजल्ट पाए हैं जी। तो हम आने वाले दिनों में पार्टी हाईकमांड के साथ ये चार्ट की तरह हम पूरी विस्तार के तौर पे हम जा रहे हैं और हाईकमांड को ये बताएंगे कि हमारे प्रदेश के नेताओं से कहां पर चूक हुई है और भविष्य में वो चूक को सुधारते हुए हम पार्टी को रिजल्ट देंगे। देखिए, कम से कम इतना तो मानना, ये मानेंगे कि नहीं हम प्रफुल्ल वोरा साहब एक तरफ रह जाए, इतना तो मानना पड़ेगा कि अन्ना इफेक्ट ने ये सब बात सुन के सलमान जी मुझे 1 ही मिनट दीजिए। जी 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 बोलिए, बहुत समयाभाव है हमारे पास, फिर भी 1 ही मिनट चाहिए मुझे। जी जी बोलिए। इस सब चर्चा से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सीट जीतना यही काम है, उसके बाद में जो करना है, शासन प्रणाली जो बदलनी है, सुधारनी है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। ये सब बातें हो रही कांग्रेस की में कैसे सीट जीतना है। बीजेपी का यही है कि आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, सीट जीत के क्या करना है अभी आगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जो ये सरों की गिनती का खेल है मेरे भाई, लोकतंत्र जिसका नाम है। और लोकतंत्र में एक काम तो अन्ना इफेक्ट ने किया है कि सभी राजनीतिक दलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो आम आदमी है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी है, उस तक, कॉमन मैन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर उस तक पहुंचा जा सका तभी राजनीति के इस गड्ढमड हुए पूरे समीकरण को सुधारा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। वरना महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में एक अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है राजनेताओं की गलतियों का, वो करते जाएं और फिर सरकार उसकी बने या बिगड़े लोगों को बिगड़ती जाए जो सरकार बनाने में सक्षम हो। हमारे साथ हमारे चारों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोग आए, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। एक बात अन्ना इफेक्ट समझ में आया कि अन्ना इफेक्ट जरूर आगामी चुनाव में पड़ेगा। फायदा किसको होता है ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में मुझे यानी सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज। वाह भाई वाह।